हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th केमिस्ट्री में जो सामान्य परिचय पढ़ रहे थे हम केमिस्ट्री का, उसका ही बेसिक आगे पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने पदार्थ का वर्गीकरण समझाया था, जिसमें मैं ठोस पदार्थ की चर्चा कर रहा था। इसकी चर्चा कर रहा था मैं ठोस की परिभाषा मैंने लिखवाई। मैं गुणों की चर्चा कर रहा था कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, गुण क्या क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया था कि ठोस ऐसा पदार्थ होता है जिसका गलनांक कमरे के ताप से क्या होता है, उच्च होता है। ये क्लियर हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बताया था कि इसके कण हैं या इसके अणु हैं, उनके मध्य आकर्षण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, कण बहुत पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें बताई थी मैंने, है ना। फिर मैंने बताया इसका आकार, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। इसके बाद इसमें अगले जो गुण आ रहे हैं वो क्या है कि ठोस में क्या नहीं होता। इसमें संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता, संपीडितता नहीं पाई जाती, ऐसे भी कह सकते हैं, संपीडितता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती भाई? संपीडितता नहीं पाई जाती। संपीडितता का मतलब क्या है कि अगर हम बाहर से कोई दाब आरोपित करें, कोई बल आरोपित करें, ठीक है, उसके कण ऐसे हैं, ऐसे हैं। ठीक है, अब संपीड़ितता का मतलब है कि दाब डालकर आयतन कम करना। दाब डालकर क्या करना? आयतन को कम करना ही क्या कहलाता है? संपीड़ितता कहलाता है। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें कण पहले से ही बहुत पास पास स्थित हैं, तो क्या हम दाब डालकर कणों को और ज्यादा पास ला सकते हैं? नहीं, इसको दबाया नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसमें संपीड़ितता नहीं पाई जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट, अगला गुण, इसमें विसरण नहीं पाया जाता है, बहुत कम होता है, बहुत कम या नहीं कह सकते हैं, पाया जाता है। विसरण क्या होता है ये हमें समझना है। डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, विसरण से हमारा तात्पर्य क्या है? देखो, विसरण का मतलब है कि कोई पदार्थ है, पदार्थ का अपनी अधिकतम सांद्रता से, अधिकतम सांद्रता से किसकी ओर जाना? कम सांद्रता की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विसरण कहलाता है। ठीक है ना, पदार्थ का अपनी अधिकतम सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? विसरण। ध्यान से समझें आप। देखिए, आपने देखा है कि अगर आप यहाँ पर कोई इत्र है, सेंट है, उसकी जो बोतल है उसको ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये इत्र है, ये वायु में बहुत जल्दी क्या होता है? फैल जाता है। तो यहाँ इत्र की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ वायु में कम है, तो इसके जो अणु हैं वो बहुत जल्दी वायु में विस्मित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी विसरण कहलाएगी। समझना है कि जब भी किसी पदार्थ के कण जो होते हैं वो अपनी अधिकतम सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, तब उस प्रक्रिया को हमेशा हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। तो ठोसों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे से प्रबलता से बंधे रहते हैं, इसलिए वो अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते। अगला पॉइंट जो हमें समझना है, नेक्स्ट जो है, इनका घनत्व उच्च होता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है? इनमें उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है।
डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। देखो घनत्व के लिए एक बात आप जानते हैं, D बराबर क्या होता है, m/v होता है। तो अगर m की वैल्यू, द्रव्यमान की वैल्यू, यानी द्रव्यमान बटे आयतन है, ये द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम आयतन को स्थिर रखें, द्रव्यमान को बढ़ाएं, ठीक है, यानी जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रखा, तो D समानुपाती क्या है, m। यदि m इंक्रीज होगा तो D भी इंक्रीज होगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो अब आप देखिए, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब हमारे जो ठोस होते हैं उनके छोटे से आयतन में ही बहुत सारे अणु पाए जा सकते हैं, क्योंकि अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए यहाँ पर घनत्व होने के चांस ज्यादा होते हैं। यानी इसके कम वॉल्यूम में बहुत अधिक मात्रा में कण हो सकते हैं, इसका मतलब कम वॉल्यूम में द्रव्यमान क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, याद रखना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको बताते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें समझना है, ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ होते हैं, यानी अपने आकार को बनाए रखते हैं, इनका जो शेप है उसी शेप को बनाए रखने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। कोई भी ठोस है, हम बाहर से बल लगाएंगे उस शेप को चेंज करने के लिए, तो टूट जाएगा, आई बात समझने। लेकिन ऐसा नहीं, उसका शेप चेंज करता है। जैसे आप सोचते हैं कि रबर बैंड है, रबर बैंड को कहेंगे भाई इसका शेप तो सब चेंज हो जाता है, लेकिन आपने ये भी तो देखा है कि बल है तब तक आप देख रहे हैं, जैसे हम बल को हटा देंगे तो पुनः अपनी उसी शेप में आ जाएगा, उसी आकार में आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपने देखा, मैंने कहा कि इसमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता, तो स्पंज देखिए आपने, स्पंज को आप प्रेस कर सकते हैं, तो प्रेस करने का मतलब है कि उसमें संपीड़ितता पाई गई नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पंज में जो छिद्र होते हैं उनमें वायु भरी रहती है, ठीक है। जैसे हम प्रेस करते हैं तो वायु बाहर निकलती है और वो दबती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी ठोसों के बारे में वो क्लियर हो गया होगा, और इसके उदाहरण खूब सारे आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे आप देखते ही हैं क्या है, पत्थर हमारा क्या है, ठोस है, कोयला क्या है, ठोस है, लोहा क्या है, ठोस है, ठीक है। इसी तरीके से बर्फ क्या है, ठोस है, और भी हम ठोस के बहुत सारे उदाहरण पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, ठोस का गलनांक क्या होता है, गलनांक भी पाया जाता है, ठोस द्रव में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, ठोस को यदि गर्म कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठोस को गर्म, तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है गर्म करने पर, और ठंडा करने पर द्रव पुनः ठोस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन या संगलन कहलाता है। देखो, ठोस का द्रव अवस्था में आना, द्रव अवस्था में आना क्या कहलाता है, संगलन या गलन कहलाता है, गलन कहलाता है। पिघलना कह सकते हैं, गलन कहलाता है। बेसिक चीजें हैं भाई जो हम पढ़ रहे हैं, और जिस ताप पर वह स्थिर ताप, जिस पर कोई ठोस पिघलता है, जिस पर कोई ठोस पिघलता है या गलता है या संगलित होता है या द्रव अवस्था में आता है, कोई ठोस किसमें आएगा भाई, द्रव अवस्था में आता है। उसे क्या कहेंगे,
गलनांक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप बर्फ को देखते हैं, बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, नहीं क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल बर्फ में परिवर्तित होता है और बर्फ जल में परिवर्तित होता है। ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना। चलो हम अगली बात करते हैं, वो है हमारे कौन से, किसकी चर्चा करते हैं? द्रव की बात करते हैं। द्रव, लिक्विड। देखो द्रव्य और द्रव में अंतर है, समझ लेना अच्छे से। द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। ये तो पदार्थ है भाई, और ये पदार्थ का अवस्था है, या अवस्था के आधार पर पदार्थ का प्रकार है। सही है, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स कि द्रव्य और द्रव में अंतर बताओ। अरे द्रव्य तो मैटर है, पदार्थ है, ठीक है, और द्रव पदार्थ की अवस्था है, यह अवस्था के आधार पर क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो अच्छे से हमें इसको समझना होगा। अब हम बात करते हैं द्रव कहते किसे हैं। इसकी भी परिभाषा बन सकती है, आसानी से आप बता सकते हैं। वह पदार्थ जिसका क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक और हिमांक जमाव बिंदु कमरे के ताप से कम होता है, क्या कहलाता है भाई? द्रव कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, और हिमांक कमरे के ताप से क्या होना चाहिए? कम। तब हमें वो पदार्थ है किस स्टेट में दिखाई देगा? द्रव अवस्था में दिखाई देगा। ठीक है, उसी को हम द्रव कहेंगे। अब हम द्रव के कौन कौन से गुण हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से गुण हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखो पहली बात वही कि द्रव के जो कण होते हैं या अणु होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठोस की तुलना में क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर 1। और जो मेन चीज आकार और आयतन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका आकार अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। वॉल्यूम निश्चित रहेगा लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा। ये उसी पात्र का आकार ले लेगा जिसमें इसको रखा गया है। आप द्रव को जिसमें रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, ग्लास के आकार का हो जाएगा। बीकर में रखेंगे, बीकर के आकार का हो जाएगा। अगर आप किसी टैंक में रखेंगे, टैंक का आकार ले लेगा। तो जिस भी पात्र में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा। समझ में आ रही बात?
अब आकार अनिश्चित क्यों हुआ और आयतन निश्चित क्यों हुआ, ये बात समझनी है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि भाई द्रव के कणों में क्या पाई जाती है? गति। वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं, लेकिन स्थान को छोड़ने के बाद द्रव की जो परिसीमा होती है उसमें गति करते हैं। देखो ध्यान से समझेंगे हम। अच्छे से समझेंगे इसको। इसमें हमने क्या लिया? इसमें क्या लिया हमने? द्रव ले लिया। ये यहां तक भरा हुआ है द्रव, ये समझ रहे हैं, यहां तक ये लेवल किया हुआ है, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई, द्रव की परिसीमा हो गई। नहीं हो गई? देखो ये वाली, ये द्रव की परिसीमा हो गई। अगर द्रव का कोई भी कण है तो इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा, इसी सीमा में गति करता रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जाएगा तो उसको हम वाष्पन कहेंगे। अगर यहाँ आ गया तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पन। जब भी द्रव की परिसीमा को छोड़कर द्रव के कण बाहर जाएंगे तब उस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहेंगे। अब इसीलिए आयतन निश्चित होता है। तो सीधी सी बात है कि वायु इस कमरे में है तो इस कमरे की जितनी भी परिसीमा है, इस वायु अगर इस कमरे में भरी हुई है तो वायु का आयतन इस कमरे के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। सही है, तो आयतन डेफिनेट रहेगा नहीं रहेगा भी। अगर हम ये कह सकते हैं कि इस कमरे का आकार नहीं बढ़ाया जा रहा है, नहीं पर कर रहे हैं, तो आयतन क्या है? निश्चित रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही द्रव का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव के कण द्रव की परिसीमा में गति करते हैं, इसलिए आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता क्योंकि द्रव के कण अपने स्थान को छोड़कर गति कर देते हैं, इसलिए आकार निश्चित नहीं होता। अगला पॉइंट, इसके कणों के मध्य आकर्षण ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा आकर्षण कम होगा। इसके कण ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर ठोस की अपेक्षा थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इसके कण ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब अगला पॉइंट, इसमें तरलता का गुण पाया जाता है। तरलता का मतलब ये फ्लो करते हैं, बहते हैं, बहने का गुण होता है। फ्लो करने का गुण होता है इनमें, इसीलिए हम इनको एक पात्र से दूसरे पात्र में क्या करते हैं? उड़ेल देते हैं। एक पात्र से दूसरे पात्र में क्या करते हैं? हम इसको आसानी से उड़ेल देते हैं। इसके बाद इसका वाष्पन होता है। वाष्पन होता है। इस पॉइंट को हम समझेंगे कि इसका वाष्पन कैसे होता है, वेपोराइजेशन कैसे होता है, वो अब हम समझते हैं। वाष्पन कैसे होता है? देखो सारे बेसिक पॉइंट है, सबकी बात आएगी, सबकी आगे हम जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे अंदर, तो इन पॉइंटों को एक बार वापस और हमें पढ़ने को मिलेगा, तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि देखो हमने द्रव के बारे में ये पढ़ा था कि द्रव ऐसे ऐसे होता है, तो
द्रव की प्रॉपर्टीज आएंगी तो आप वहाँ उसको अच्छे से समझ पाओगे। अब हम वाष्पन की ओर चलते हैं कि वाष्पन आखिर होता कैसे है, कैसे वाष्पन को हम समझेंगे। ठीक है, द्रव का वाष्पन, द्रव का वाष्पन क्या है? शॉर्ट फॉर्म में कहें, द्रव का गैस अवस्था में आना, गैस अवस्था में आना द्रव का वाष्पन कहलाता है। द्रव का वाष्पन कहलाता है। गैस अवस्था में आना, कैसे हुआ ये वाष्पन? अब हम इस बात को समझें अच्छे से, किस प्रकार से हो रहा है वो हमें समझना है। देखो, ये कोई पात्र है जिसमें हमने द्रव को रख रखा है, इसका सरफेस ये हो गया, इसके सरफेस पर द्रव के अणु मैं ये दिखा रहा हूँ, ये द्रव के अणु हैं जो सरफेस पर पाए जाए। ठीक है, और अंदर भी अणु हैं, मैंने सरफेस के अणु दिखा दिए हैं। ठीक है ना, ये द्रव है। अब होता क्या है, ये अणु द्रव के किसी भी प्रकार से अगर ऊर्जा ग्रहण करें, इनको किसी भी प्रकार से ऊर्जा मिले तो ये द्रव की सतह को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? अगर पात्र खुला है तब तो वायुमंडल में चले जाएंगे, अगर पात्र बंद है तो उस खाली स्थान में, जो खाली स्थान बचता है उस पात्र के अंदर, उसमें एकत्रित हो जाएंगे। अर्थात ये गैसीय अवस्था में आ गए, ये कहलाएगी द्रव की वाष्प कहलाएगी। समझ आ गई बात? क्या समझे कि द्रव की सतह पर जो अणु होते हैं या कण होते हैं, ये किसी भी प्रकार से यदि ऊर्जा ग्रहण करते हैं, इनको ऊर्जा मिलती है, तो ये द्रव की सतह को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? अगर पात्र खुला है तो कहाँ चले जाएंगे? वायुमंडल में, वायु में मिल जाएंगे, या पात्र बंद है तो उसके खाली स्थान में गैसीय रूप में एकत्रित हो जाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। समझ में आ गई बात? द्रव की सतह के कण या अणु जब ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ये इसकी सतह को छोड़कर किस अवस्था में आ जाते हैं? गैसीय अवस्था में, अर्थात द्रव की वाष्प बन जाती है। इसी प्रक्रिया को हम द्रव का क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम द्रव का क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। अब हम अगला पॉइंट समझें, वाष्पन कैसे होता है। देखो, सूर्य की गर्मी से वाष्पन होता है या वायु के द्वारा भी वाष्पन होता है। सूर्य की गर्मी से क्या होता है कि जो विकिरण आ रहे हैं तो उन अणुओं को पड़ रहे हैं जो सरफेस पर हैं, और वो ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, अणु ऊर्जा ग्रहण करके सतह को छोड़ देते हैं। वायु क्या करती है? तेज गति से जब बहती है तो उन कणों को गतिज ऊर्जा प्रदान करती हुई अपने साथ उड़ा के ले जाती है, यानी तब भी कण उस सरफेस को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो देखो, आज हमने द्रव का वाष्पन पढ़ा, कल हम गैस को समाप्त करते हुए इसके आगे के जो सामान्य टॉपिक हैं उनका डिस्कशन करेंगे। आप अच्छे से इनको देखते रहिए, अच्छे से इनको समझते रहिए, फिर हम हमारे सिलेबस की ओर चलेंगे। क्लास को यही क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।